नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है। खेल और अर्थ जगत में कुछ झलके होंगी, फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन आइए सबसे पहले सबसे बड़ी खबरों पर नजर। संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से विधायी कामकाज हुआ प्रभावित। लोकसभा राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच एमएसएमई संशोधन विधेयक बिना चर्चा के लोकसभा से भी पास। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा से रोजगार और समावेशी विकास को बढ़ावा। प्रधानमंत्री ने हथकरघा को बताया आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं छात्र। विधानसभा में भी गूंजी आवाज। निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार को भूख हड़ताल की दी चेतावनी। बैंकॉक के पास एक स्कूल में एक छात्र की गोलीबारी में 8 की मौत, कई घायल। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की है आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और सेंट लुइस में आर प्रज्ञानंदा की खिताबी जीत। पहली बार जीता ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब। 1.5 अंक की बढ़त के साथ बने चैंपियन। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का 15वां दिन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी हां, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज का 15वां दिन भी अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के इस मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिससे लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा से पारित करा लिया। ये विधेयक पहले ही राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त कर चुका था और इसके बाद लगातार जारी गतिरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही अब 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने और अपनी बात चर्चा एवं संवाद के माध्यम से रखने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवाद और विचार विमर्श को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया था। बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा नहीं थमा और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब अमित शाह सदन में बोलते हैं तो विपक्ष सदन छोड़कर भागने लगता है। उन्होंने कहा कि सदन में कौन बोलेगा और किस विषय पर जवाब देगा, इसका निर्णय संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होता है, ना कि विपक्ष के दबाव में। ये
नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। और वहीं राज्यसभा में भी शुक्रवार को विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की और हंगामे के कारण पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और दोबारा बैठक शुरू होने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही 10 अगस्त तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बैठक शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित रही। पहले सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी जब गतिरोध नहीं टूटा, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में संबंधित विषय पर वही मंत्री जवाब देते हैं जिसका विषय सूची में होता है। उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया। सभापति ने कई बार विपक्षी सदस्यों से शून्यकाल चलने देने और संसदीय मर्यादा को बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि संसद में गतिरोध जारी रहा और लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, विपक्ष का हंगामा लगातार बरपा है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं संसद को नहीं चलने देना चाह रहा है और यही कारण है कि अब 10 अगस्त तक के लिए जो है संसद जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। 10 अगस्त को दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। ऋषि, लोकतंत्र में कहते हैं कि संवाद सबसे ज्यादा अहम होता है और हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने चाह रहा है। दोनों ही सदनों में देखा किस प्रकार से गतिरोध खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था और लोकसभा अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बाद भी विपक्ष का जिस प्रकार से हंगामा जारी रहा, अब एक बार फिर से 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए सैला, जहाँ तक आज की कार्यवाही को देखें तो निश्चित तौर से आज शुरू से ही हमने देखा कि बारिश होने के बावजूद छाता लेकर जो विपक्ष के सांसद है वो संसद परिसर में हंगामा और शोर शराबा कर रहे थे और उन्होंने उसी समय संकेत दे दिया था कि वो किस तरीके से सदन के अंदर जाकर आज अपनी बात को रखेंगे और मुद्दा उठाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से गतिरोध हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे सप्ताह विपक्ष की तरफ से ये गतिरोध किया गया है और इससे सदन का जो कामकाज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि सरकार ने अपने विधेयकों को पारित कराने की जो रणनीति अपनाई थी, कुछ विधेयकों पर चर्चा हुई, कुछ विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। आज भी एमएसएमई जो विधेयक है वो राज्यसभा से पहले पारित हुआ, आज लोकसभा से पारित हो गया। लेकिन बात यह है कि संसद का जो मूल मकसद है, कानून बनाना तो संसद का काम है ही, लेकिन इसके अलावा जो संवाद है, जो प्रश्न पूछने हैं प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल में अपने मुद्दे उठाने हैं। और आज तो सबसे महत्वपूर्ण दिवस जो होता है, चूँकि शुक्रवार का दिन है, जो प्राइवेट मेंबर विधेयक होते हैं निजी विधेयकों के लिए, जो विपक्ष के जो खासतौर से सांसद हैं, किसी भी मुद्दे को विधेयक के रूप में रखने की जो संसद में एक परंपरा है जो संविधान में दी गई है, उसी का आज उन्होंने लाभ नहीं उठाया।
हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले शुक्रवार को भी कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आगे नहीं बढ़ पाया, उस पर विधायी कामकाज को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ये विपक्ष का एक बड़ा अवसर होता है और विपक्ष उसी को खोता जा रहा है। ऐसे में जो सिर्फ और सिर्फ गतिरोध के माध्यम से अपनी रणनीति को बनाकर अपने मुद्दों को उठाने की जो उन्होंने प्लानिंग की है, उससे मुझे लगता है कि इससे संसद के अंदर जो कामकाज का जो तरीका है वो प्रभावित हो रहा है। और सरकार निश्चित तौर से जिस तरीके से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और इन चर्चाओं के दौरान जो भी ज़रूरी पहलू होंगे, अब विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री को बुलाया जाए, चर्चा में भाग लें और जवाब दें। साफ तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि आप सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं और डिक्टेट करने से आप सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है दोनों पक्षों की, उससे आप दूर भाग रहे हैं। और इसी वजह से आज सभापति ने भी और लोकसभा अध्यक्ष ने भी बार बार विपक्षी सांसदों से आग्रह किया और उन्हें चेतावनी दी कि आप अपने आचरण के विरुद्ध यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा जिस तरीके से गतिरोध लगातार होने की वजह से इस संसद की जो दोनों सदन हैं वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने चलता है। क्या विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा कि सदन जो है रूल्स के अनुसार ही चलता है और ऐसे शोर शराबा करने से सिर्फ और सिर्फ जनता का समय बर्बाद होता है। अब इस शोर शराबे के बीच भी जिस प्रकार से एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 जो है वो पास हो गया है, क्या कुछ इसमें खास प्रावधान है और क्या किस तरह से ये छोटे कारोबारियों के लिए हित में है, क्या कुछ उन्हें फायदा मिलता हुआ इससे नजर आएगा? देखिए, एमएसएमई जो विधेयक है इसके माध्यम से निश्चित तौर से जो देश में सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जो सरकार की रणनीति है और इसमें तकनीकी के माध्यम से जो उनका समावेश होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, उन सब चीज़ों को इसमें रखा गया है। और निश्चित तौर से इसमें पेमेंट से लेकर शिकायत से लेकर और जो नई नई यूनिट खोले जाने से लेकर सभी चीज़ों का इसमें समावेशन है। और निश्चित तौर से जो एमएसएमई सेक्टर को इस विधेयक के पारित होने के बाद एक नया बूस्ट मिलेगा। और हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का बड़ा योगदान है और इससे छोटे और मझोले स्तर के जो उद्योग हैं जिसमें लाखों कारीगर कामगार काम करते हैं, उनको भी इसमें तमाम नियमों के माध्यम से इसमें उन्हें सहूलियत मिलेगी, उन्हें अधिकार मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि जो उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो वो ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ती है और पारदर्शिता किसी भी सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होता है। तो ये विधेयक निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि संसद से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद इस पर कामकाज और नियम बनेंगे और उसके बाद इस सेक्टर को एक नया आयाम मिलेगा। लेकिन बात यही है कि इसमें विपक्ष ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, जो कि संसद के जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से उचित नहीं है। हालांकि ट्रेजरी बेंचेस ने बार बार आग्रह किया कि आप विधेयक पर बोलें, अपना पक्ष रखें, लेकिन आज जैसा कि हम जानते हैं कि अब सोमवार 11 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषि, ये तमाम अपडेट जो है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शोर शराबे के बीच, विरोध के बीच जो है संसद से एमएसएमई विधेयक जो है वो पारित हो गया है, पास हो गया है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे झारखंड की। जी हाँ, झारखंड में छात्र कह रहे हैं कि हेमंत सरकार दे दो न्याय। जी हाँ, झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है और राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल भी जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिला है, जहां पर विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की और इस बीच आईसा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विधानसभा मार्च और 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है। प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि झारखंड प्रांतीय सिविल सेवा की 14वीं परीक्षा रद्द की जाए और भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति से राज्य के बाहर कराई जाए।
छात्रों की झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में व्यापक सुधार कराए जाने की भी मांग है। आपको बता दें कि विपक्ष विधायकों ने कल मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। एनडीए के विधायकों ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के बारे में झारखंड सरकार 13 अगस्त तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे छात्रों के साथ भूख हड़ताल में भाग लेंगे। तो झारखंड में छात्र आंदोलन का 14वां दिन है। आपको बता दें नेताओं के रिश्तेदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं के रिश्तेदार और आरजेडी के कितने नेताओं के रिश्तेदारों ने पिछले 7-8 साल में नौकरी हासिल की है। जो मेन एक्यूज है अभय तिवारी, उसका बयान आया है कि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है वो लोगों से पैसे लेता था, उगाता था और वो मेंबर्स को पहुंचाता था, चेयरमैन को पहुंचाता था। तो ये इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना ज़मीन बेच दिया, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्र पर जो है कांग्रेस और जेएमएम ने, आरजेडी ने ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा तो अनशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि पार्टी का परमिशन चाहिए। मैंने पार्टी अध्यक्ष से परमिशन मांगा है। यदि वो परमिशन मिल जाता है तो 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा। और हमारे सहयोगी संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि छात्र जो है लगातार डटे हुए हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25 जुलाई से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। दिवाकर कुमार हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, छात्र जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है और 25 जुलाई से लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर वहां पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से बातचीत की पेशकश भी की, लेकिन जिसके बाद छात्रों ने 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से छात्रों की मुलाकात नहीं हो पाई है। देखिए, निश्चित तौर पर 14वां दिन इस अनिश्चितकाल हड़ताल का चल रहा है और इसमें 8 जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र नेता है, वो भूख हड़ताल पर है और उसमें से एक की आज तबीयत खराब हो गई, राहुल क्रांति की, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अभी भी जो छात्रों का हौसला है वो कहीं से डिगा नहीं है और वो लगातार इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, और ये देखिए, ये एक संगीत आपको मैं सुनाता हूँ जो झारखंड के लोकल लैंग्वेज के जरिए लोग अपनी बात रख रहे हैं। इहे हमर रोजी रोटिया है, भाई मान जगरे बहिन मां। इसी तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और इस आंदोलन में लगातार जो छात्रों की मांग है वो सीबीआई जांच के साथ साथ जो सारी तमाम परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई है उसे रद्द करने की भी मांग अब ये लोग कर रहे हैं। किस तरीके से आप चूंकि जेपीएससी के परीक्षार्थी रहे, आपने मेंस भी दिया है, कैसे आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? सॉरी सर, सुना नहीं, क्या बोले? कैसे आगे बढ़ा रहे हैं सर? हम पूरी शांतिप्रिय ढंग से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, पूरे एकजुटता दिखा रहे हैं और हमारा आंदोलन इसी तरह से चलते रहेगा। सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है, सरकार अगर इसी तरह ढुलमुल रवैया फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए दिखाती है तो हम इसी तरह और इससे और भी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आके इसी तरह शांतिप्रिय ढंग से ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चूंकि आप लोगों ने 11 सदस्यीय कमेटी भी मुख्यमंत्री आवास के पास भेजा है, क्या कोई प्रपोजल या स्वीकृति उधर से आई है सीएम बात करने के लिए? क्या कुछ उन्होंने, जो आपकी सदस्य कमेटी आपने बनाई है, उससे तैयार हुए बातचीत करने के लिए? कोई समय मिला है? हमारी कमेटी तो तैयार है और हम लोगों ने बार बार बोला है तो मीडिया के सामने हमारी बात होगी। ठीक है, फर्स्ट में हमारे डेलीगेट जाएंगे, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, किन मांगों पर हमारा बात करें, बात करने के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं थे एक डिमांड मान किए और वो वापस चले गए, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे डिमांड गवर्नमेंट हमारे मांगेगी तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम लोग दिन भर हमेशा यहीं पर बैठे रहेंगे। और आगामी 10 तारीख जो हमारा प्रोटेस्ट है, विधानसभा घेराव है, झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह है तो आप इस प्रोटेस्ट में आइए, दिखाइए। तो छात्रों के जब अधिकारों को हनन होता है, शिक्षा पर हनन होता है, रोजगार पर हनन होता है, तो छात्र एक नया इतिहास रखेंगे। आप देखिएगा, मीडिया भी देखेगी, सरकारों भी देखेगी और दुनिया भी देखेगा, देश भी देखेगा। तो किस तरह देश को इन्होंने एक मॉडल दिया। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी सब आंदोलन में पहुंच रहे हैं। देखिए, ये युवा छात्र भी यहाँ पर पहुंचे। और क्या हाँ जी, मैं इनका सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। मेरी माँ भी बैठी है, कैंसर मरीज है,
वो भी आई है, वही मुझे लेके आई है। तो मैं इनका मतलब हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि वो अकेले ना हो, क्योंकि मैं भी एक आगे को जाकर मैं भी एक छात्रा बनूंगा। इसलिए देखिए क्या सोच है, अब इस आंदोलन के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जुड़ने शुरू हो गए। और दिवाकर जी अभी आप जहाँ बैठे थे वहां पर एक हाथ में कार्डबोर्ड लिए हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि जिनके हाथों में छात्रों की बागडोर हो वही छल पर उतारू हो, तो आखिर क्या किया जाए। यानी कि छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं छात्र। निश्चित तौर पर देखिए भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर के साथ भी ये छात्र बैठे हुए हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से अंग्रेजों के चूल हिला दिए थे, कुछ उसी तरीके का इन लोगों ने यहाँ पर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना आंदोलन चला रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे और सरकार इनकी मांगों के सामने झुके। कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या सोचकर आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बोले? क्या सोचकर आप लोग पहुंचे सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जब होता है तो पेपर ही लीक होता है और कुछ नहीं होता है। जब होता है तो झारखंड में हमारा पेपर लीक होता है। लोग झारखंड को अच्छे से पहचान लेंगे अब से। जब भी हम लोग बाहर कहीं जाएंगे, अच्छा वही झारखंड से जहाँ पेपर लीक होता है कंटिन्यू, वो इमेज बन गया अब झारखंड का हमारे सिस्टम की वजह से। सिस्टम की वजह से जो एक झारखंड का खराब इमेज बना है कि झारखंड में पेपर लीक होता है, नौकरियां पैसे के दम पर बिकती है, तो छात्र अब आर और पार के मूड में है और इसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या कुछ चलेगा आंदोलन? अभी जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हम लोग के द्वारा अभी तय किया गया कि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव होगा। अभी जैसे कि मानसून सत्र कल से ये स्टार्ट हुआ है, यदि हम लोग की मांगों को नहीं सुनी जाती है, दरकिनार किया जाता है, तो ये आंदोलन अनवरत अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। तो देख रहे हैं छात्रों के हौसले किस तरीके से सरला बढ़े हुए और वो लगातार इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से। दिवाकर जी देखिए, किसी भी देश का भविष्य जो होते हैं वहां के छात्र होते हैं। आज का छात्र कल का भविष्य है और ये जो है देश का एक तरह से नीति निर्माता भी बनने का दम रखते हैं। लेकिन अगर छात्र अपनी शिक्षा के लिए, अपनी नौकरियों के लिए ही सड़कों पर उनको उतरना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। देखिए निश्चित तौर पर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता और इसी तरीके से इनका आंदोलन जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और लगातार जो ये है अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो तस्वीरें जहां पर कि अनिश्चितकाल जो भूख हड़ताल है वो जारी है इन छात्रों का और इसके जरिए ये छात्र अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हालांकि एक छात्र की तबियत बिगड़ी है लेकिन इनका हौसला नहीं बिगड़ा है। हमारे कैमरामैन आपको वो तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल चल रहा है उस हड़ताल को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार इनकी जो मांग है वो इसी तरीके से जारी है ताकि सरकार तक आवाज पहुंचाई जा सके और अपनी बात को लेकर ये लोग अडिग हैं और इसी तरीके से लगातार ये आंदोलन को नए अंजाम तक, नए आयाम तक पहुंचाने की तैयारी में है ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। तो ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर 3 छात्र जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका भूख हड़ताल इसी तरीके से चल रहा है और ये आंदोलन जो हम कह सकते हैं लगातार बढ़ रहा है और छात्र झुकने को तैयार नहीं थे। हालांकि राहुल क्रांति इसी जगह पर बैठे हुए थे। पिछले 4 दिनों से उनके भूख हड़ताल का चौथा दिन था। आज सुबह जब मैं लाइव कर रहा था उसके 1 घंटे बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं, जुनून में कोई कमी नहीं और छात्रों का ये कारवां लगातार बड़ा होता जा रहा है और अपनी आवाज के जरिए ये सरकार को झुकाने के लिए तैयार है। उसके बिना ये झुकने को भी तैयार नहीं। और इस सब के बीच झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान भी दिवाकर जी विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा किया है। विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्ष का धरना देखने को मिला और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो भूख हड़ताल की भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा 13 अगस्त तक कोई अगर निर्णय नहीं आता है तो भूख हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर भूख हड़ताल लगातार बढ़ रहा है और विद्यार्थी भी लगातार, ये जो छात्र यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ेगी और इसी तरीके से जो इनका आंदोलन है वो लगातार आगे बढ़ेगा और छात्र अपनी मांग को अडिग करते हुए और विधानसभा में जो आज गहमागहमी देखने को मिल रही है, चूंकि विधानसभा में आज एक जो छात्र संगठन है आयसा की ओर से वहां पर लगातार जो है वो मार्च किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद उनके द्वारा विधानसभा घेराव किया जाएगा। लेकिन छात्रों का जो ये स्वरूप है, छात्रों का जो ये समूह है, ये विशुद्ध छात्रों का समूह है। इन लोगों की ओर से 10 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और निश्चित तौर पर जो रास्ता अगर नहीं निकलता है तो ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हैं?
सर देख रहे हैं हम लोग बहुत हिम्मत के साथ डट के लड़ रहे हैं सरकार से, और हम लोग झुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेते। हम लोग झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, मरना क्यों नहीं पड़े लेकिन मरेंगे, लेकिन इस बार झुकेंगे नहीं। इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बार बार जेएसएससी ऑफिस को घेरे, बार बार जेपीएससी ऑफिस को घेरे, लेकिन जैसे हम लोग का डेलीगेटेड टीम भेजा जाता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। बड़ा आरोप है कि झारखंड में नौकरियां बेची जाती है, और उसको लेकर देखिए कितने मायूस है ये छात्र, ये विद्यार्थी, ये मायूस हो चुके हैं। और अब वो आर पार की जो लड़ाई है उसके मूड में है कि अगर इस बार प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो उससे वो इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल। और इस सब के बीच जिस तरह से ये मायूसी है, ये आक्रोश देखने को मिल रहा है छात्रों में, आयशा ने भी इसमें अपना समर्थन दिखाया है। आयशा का जो मार्च है, क्या उनकी मांगे क्या है? क्या वो इन्हीं छात्रों के समर्थन में है या फिर इससे कुछ अलग है? क्योंकि बहुत सारे इस आंदोलन के छात्र उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर उनका कोई अलग मांग उनकी नहीं है, लेकिन चूंकि इन छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि वो किसी राजनीतिक मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी राजनेताओं के साथ वो नहीं जाएंगे, उनको जिनको समर्थन देना है वो समर्थन दे। तो आयशा ने भी इनको जो नैतिक समर्थन है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले नैतिक समर्थन दे दिया और उसके बाद आयशा ने समर्थन दिया, और जो तमाम जो झारखंड की और भी पार्टियां हैं वो भी कह रही है कि हमारा नैतिक समर्थन इनके साथ है। लेकिन जब चूंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, सरकार ने हालांकि वार्ता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन जब इनकी ओर से प्रस्ताव दिया गया कि हमारे ये मांगे हैं, तो उसके बाद और जब ये बात हो रही है कि खुले मंच पर ये बातचीत होनी चाहिए, तो सरकार उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, क्योंकि सरकार बंद कमरे में बातचीत करना चाहती है। लेकिन इनकी तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उस पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। इसलिए अब इन लोगों ने जो तैयारी है वो शुरू की है कि जो भूख हड़ताल का इनका कारवां, अभी 8 लोग हैं, इसकी संख्या बढ़ाएंगे और उसके बाद जो 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करना है उसको लेकर इन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी है। और उसके लिए राज्य भर से छात्र, जो राज्य के सभी 24 जिले हैं, वहां से छात्र रांची पहुंचने शुरू हो गए हैं कि 10 अगस्त तक अगर सरकार कुछ नहीं सुनती है तो विधानसभा का बड़े पैमाने पर घेराव किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर जी तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी रहेगा। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मिड डे प्राइम में बात करेंगे हथकरघे की। जी हाँ, हथकरघा आत्मनिर्भर भारत की पहचान जो है। जी हाँ, हथकरघा दिवस है आज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। और उसके साथ उनके साथ जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। तो करघे से निकलने वाला हर धागा केवल वस्त्र नहीं बुनता है, बल्कि
भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और आत्मनिर्भरता की कहानी भी कहता है। देश के 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा ये जो क्षेत्र है, आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना हुआ है और इसे बढ़ावा देने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और असम से बुनाई हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हो। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोया है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। तो आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद जो है वो भारत के समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को सम्मान देना है। हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर देशवासियों से भारतीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपने पसंदीदा हैंडलूम उत्पादों के साथ वीडियो साझा करने, खासकर GRWM वीडियो बनाने और भारतीय बुनकरों के हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 7 अगस्त 1905 भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख है और इस दिन देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में पूरे देश ने एकजुट होकर भाग लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि हैंडलूम दिवस मनाने का अर्थ उन बुनकर परिवारों का सम्मान करना है जो कि अपने घरों में करघे पर मेहनत से कपड़े तैयार करते हैं और भारतीय परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील सुनी। जी हाँ, हथकरघा दिवस के अवसर पर किस प्रकार से जो हमारे कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और किस प्रकार हथकरघा जो है वो आम जन के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाने के लिए उनकी तस्वीरों में हथकरघे को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। और इसी पर चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने हैंडलूम को विकसित भारत से जोड़ा है अपनी इस बात में और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हथकरघे से बुने हुए कपड़े खरीदना केवल कपड़ा खरीदना नहीं है, बल्कि देश के लाखों बुनकर और गरीब परिवारों की आजीविका को मजबूत करना है। ये ना सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ाता है बल्कि महिलाओं को भी कहीं ना कहीं सशक्त करता हुआ नजर आता है हैंडलूम। देखिए, ये जो हैंडलूम है, हथकरघा है, ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख अंग रहा है। जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो भारत को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया और ये सोचा कि हम अपना कपड़ा यहाँ बेचेंगे। तो उनको जवाब देने के लिए महात्मा गांधी ने उस समय चरखे को आज़ादी के आंदोलन का एक सिंबल बनाया। आज स्थिति अलग है, हम आज़ाद हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि ग्रामीण क्षेत्रों में
रोजगार बढ़ सकता है, तो उसमें हथकरघा का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे बुनकर उपलब्ध हैं जो बहुत ही शानदार कपड़ा बनाते हैं और ये दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध भी हैं और दुनिया भर में इसकी मांग है। अब आज के नए युग में जब WTO का युग है, तो ऐसे में विदेशों में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जैसा कि सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा गया है कि GI टैग देकर ऐसे तमाम प्रकार के हमारे अलग अलग प्रकार के बुनकर हैं जिनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों को यदि हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का हम टैग उपलब्ध करा दें तो उनकी जो मांग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत हर्ष का विषय है कि भारत सरकार में और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी इस विषय को विशेष तौर पर निजी अपने प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया, मुझे बहुत कल देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर हथकरघा का प्रचार किया। दुनिया भर में जो राजनेता हैं इस प्रकार से हम देखते थे कि वो करते हैं अपने अपने सामानों की प्रसिद्धि करने के लिए, लेकिन भारत में ऐसा इस सरकार के आने से पहले नहीं होता था। और मैं आपको यहाँ पर एक बात वो बताना चाहता हूँ कि KVIC खादी ग्रामोद्योग, उनका जो टोटल सेल होती थी 2013-14 की मैं बात बताता हूँ, लगभग 31,000 करोड़ रुपए थी। आज KVIC की जो सेल है वो 1,87,000 करोड़ है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुश हमारे इन ग्रामीण उद्योगों को मिल रहा है, जिसमें हथकरघा एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आज यदि हम इस हथकरघा को और आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल, ये जाहिर है कि ये थोड़ा बहुत महंगा होता है मशीनी कपड़े से, लेकिन इसकी जो शान और शौकत है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। और अश्विनी महाजन जी, सोशल मीडिया का दौर है चूंकि, और प्रधानमंत्री इसीलिए चाहते भी है कि लोग इसका फायदा उन बुनकरों को सशक्त करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंचाते हुए नजर आए। इसीलिए उन्होंने कहा भी कि हैंडलूम पहनकर आप रील बनाइए, वीडियो या तस्वीरें साझा कीजिए, इससे भारतीय हथकरघा उत्पादों का प्रचार होगा और हर नागरिक इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को, आम जन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने की भी एक तरह से पेशकश कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों को हैंडलूम अपनाने के लिए प्रेरित करने की पहल की है। निश्चित रूप से। और जब देश के ऊंची बड़ी शख्सियतें इस प्रकार से प्रचार करती हैं, और वो भी हम देखते हैं कि बाकी सब चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत महंगी महंगी फीस लेकर के हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट उनकी करते रहते हैं, लेकिन जब देश की सरकार के मुखिया इस प्रकार से करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये देश के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई एक समय था कि हमारे देश से हथकरघा बिल्कुल समाप्त होता जा रहा था। और मैंने कई स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच के नाते कई स्थानों पर इसके बारे में हमने प्रयास भी किए। कई बुनकर यूपीए के शासन में मैंने देखा कि वो आत्महत्या तक कर रहे थे। ऐसी स्थितियों में हम वापस हथकरघा दोबारा से एक फैशन का एक प्रतीक रूप बन के निकला है। ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके माध्यम से जो गांवों में लोग पलायन करके शहरों में आ जाते हैं, आज अगर इन प्रकार की जो स्किल्स हैं, ये कौशल हैं, जो पुराने कौशल हमारे परंपरागत कौशल हैं, उनको अगर हम विकसित करेंगे तो दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है। आज ई-कॉमर्स का जमाना है। ई-कॉमर्स के माध्यम से ऐसे GI टैग्स के साथ यदि हम इन हथकरघा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो निचले तबके के सब लोग हैं, और खास तौर पर ये सब वो पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, सोशल मीडिया ने छोटा बड़ा, आम खास, ये तमाम भेद जो हैं कहीं ना कहीं मिटा दिए हैं। हम देख रहे हैं कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स निकल कर आ रहे हैं और आप उनके उस पर व्यूज देखिए, मिलियंस व्यूज जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आम जन है, जो ये आम भारत के लोग हैं, ये खास हैं, ये खुद सेलिब्रिटी बन रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आप ब्रांड एम्बेसडर बनने की हिम्मत रखते हैं। और केवल वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो हमारे कारीगर हैं
वो सेलिब्रिटीज बने, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हथकरघा को प्रमोशन किया जा रहा है, कैसे उनको एनकरेज किया जा रहा है, तो वास्तव में मैंने देखा कि इन हथकरघा खासतौर पर कारीगरों को जिस प्रकार से बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, पद्मश्री तक मिलते हैं, ऐसे सब लोगों को जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर समझ में आता है कि आज जमाना है कि हम अपने नई तकनीक को अडॉप्ट करें ही करें। नई चरखे से लेकर चंद्रयान तक भारत में ही बनाना है, और चरखे से हम ग्रामीण लोगों की रोजगार की रक्षा करेंगे और चंद्रयान के माध्यम से हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों का बैलेंस हमने बना करके चलना। बिल्कुल। और देखा जाए तो देखिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने देश को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की राह दिखाई थी। अब आज का जो समय है, कितना जरूरी है कि आज के इस दौर में उसी भावना को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए? देखिए, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, गांवों के क्लस्टर्स बना करके उनको आत्मनिर्भर करना, और उसके आधार पर ही देश आत्मनिर्भर बनता है। यदि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को, स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करें, हथकरघा केवल नहीं है, उसके अलावा भी, तो ऐसे में हम चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी जो क्षमता को और आगे बढ़ा सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक ज़माना था जब हम बहुत सारी चीज़ें विदेशों से आयात करते थे। आज कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो तो हम चीन इत्यादि से आयात कर रहे हैं, उसमें भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस आत्मनिर्भरता के दौर में हथकरघा और कुटीर उद्योगों का एक विशेष योगदान होगा, और उसके माध्यम से हम विश्व में अपना बड़ा बाजार बना सकेंगे और अपने इन लोगों को जो अभी निचले पायदान पर हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसको और बेहतर बना सकेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत धन्यवाद अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम विचार जो हैं वो साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। और मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारिश, बाढ़, बरसात की, शहर शहर जल प्रलय की। जी हाँ, देश भर में मानसून जो है पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग यानी कि IMD ने कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी है। देश भर में झमाझम बारिश की आप 6 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली NCR, केरलम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, किस प्रकार से वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। केरल के कन्नूर में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बरसात का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बारिश की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जबकि राजस्थान के जयपुर में भी मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से मॉनसून की ये बड़ी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देश भर में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कहीं जो है कई जगहों पर, कई राज्यों में जो है अलर्ट भी इसको लेकर घोषित किया गया है। कई दिल्ली NCR में काफ़ी समय से बारिश की जो है उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यही हाल केरलम का है, हिमाचल प्रदेश का है, ओडिशा, उत्तराखंड और राजस्थान, कई राज्यों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। और बारिश ने कहीं कहीं पर जल भराव की भी, भूस्खलन की भी स्थितियां जो है पैदा कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति काफी खराब है और कई जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली NCR में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। देर रात से ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित NCR के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह के समय हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन कई एक स्थानों पर जल भराव और टूटी सड़कों में बने गड्ढों के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार 2 दिन से हो रही इस बारिश का असर तापमान पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि बारिश के चलते कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
तो दिल्ली एनसीआर में ये जो है आप बारिश की तस्वीरें देख सकते हैं। कहीं पर झमाझम बारिश है तो कहीं पर जल भराव की भी स्थिति देखने को मिल रही है। और दिल्ली एनसीआर में कई बार जो है लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार पेड़ गिर के टूट जाते हैं और कई बार जल भराव हो जाता है, जिससे जाम का भी सामना करना पड़ जाता है। दिल्ली से मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, कल रात से ही हम लगातार देख रहे हैं, कल दिन भर भी बारिश हुई है, रात में भी बारिश हुई है और आज भी बारिश का ही दौर जारी है, जिसने कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर दी है, लेकिन जाम और जलभराव की भी स्थितियां पैदा हो गई है। सहला पिछले 24 घंटे से राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत आसपास की सभी जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून देर से आया है तो अब उसने देर से जाने का मन बना लिया है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे से मौसम ऐसा सुहाना बना हुआ है। आप राजधानी के किसी भी इलाके में जाइए, आप नरेला, बवाना, मुंडका, पीरागढ़ी, मयूर विहार, साउथ एक्स, किसी भी आप इलाके में जाएंगे आपको हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि इस बारिश के चलते आपको पता है दिल्ली में जब जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का स्लो डाउन देखने के लिए मिलता है। हल्की फुल्की एक दो जगहों पे इस बार आपको ट्रैफिक की तस्वीरें ऐसी ही देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ एक जगहों पर आपको जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पे आपको हल्का फुल्का जल भराव भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि बहुत ही मुकम्मल इंतजामात किए गए, जिसकी वजह से एनसीआर और आसपास के इलाकों में, खासतौर पर राजधानी के इलाकों में, लुटियन जोन में आपको कहीं भी जल भराव की ज्यादा कोई ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इस बारिश का एक और फायदा हुआ है ये कि जो अधिकतम तापमान है उसमें भी लगभग 1.5 से 2 सेल्सियस की गिरावट आई है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी आप हल्की फुल्की गिरावट देखने के लिए आपको मिल रही है। यही वजह है कि जो एनसीआर अभी तप रहा था कुछ दिन पहले तक, जहां पर एक भीषण उमस थी, एक आप बेबस कर देने वाली गर्मी थी, वो अब आपको थोड़ा कहीं ना कहीं सुकून देखने के लिए मिल रहा है, सुकून मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बदरा है, जम के बरस रहे हैं। बिल्कुल, बदरा जम के बरस रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई बार मोहित जाम की भी स्थिति देखने को मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ भी टूट जाते हैं और कई बार जल भराव की वजह से भी जाम हो जाता है। तो ऐसे में क्या कोई ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है? बिल्कुल साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, या फिर आप समझिए कि जो तमाम नोडल एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली डीडीए की बात हो या क्या नाम दिल्ली डिजास्टर की बात हो या फिर दूसरी जो संबंधित एजेंसियां हैं, ऐसी तमाम एजेंसियों की तरफ से समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है। आप एमसीडी भी लगातार बीच बीच में एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि दिल्ली के जो तमाम इलाके में, आउटर इलाकों की अगर बात करूँ, बवाना, नरेला, मुंडका, पीरागढ़ी, या फिर आप जब आप इस साइड में जाते हैं साउथ एक्स से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो इलाका है, जिधर सफदरजंग से आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़े तो ये जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर कई बार आपको ट्रैफिक की स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। यही वजह है कि दिल्ली में कई जगह हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है और अब ट्रैफिक को लेकर कई बार एडवाइजरी जारी की जाती है। इस बार भी एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर पर अगले 3 दिनों के लिए तो विशेष तौर पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से या फिर दूसरी संबंधित एजेंसियों की तरफ से भी एडवाइजरी है। मैं मौसम विभाग का जिक्र कर देता हूं। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि राजधानी में आपको कुछ जगहों पर रेड अलर्ट और कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। बारिश होगी तो जलभराव की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं, ट्रैफिक स्लो डाउन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जो लोग अनायास घर से निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं हिदायत ये दी गई है कि अगर जरूरी हो तभी घर से निकले। और जिसका जिक्र आपने किया, जैसे पेड़ गिरने की घटनाएं हैं या फिर कहीं जगह पर आपने देखा कि पिछले अभी लगभग 1 महीने पहले बिल्डिंग जिस तरीके से धसी थी बारिश के चलते, तो ये ऐसी चीजें देखने के लिए ना मिले। सतर्क रहें लोग। इसके लिए डिजास्टर टीमें हों या फिर एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर दिल्ली बोट क्लब हो, इनकी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। चलिए मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट जो है बारिश में खुद खड़े होकर हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि असम में आई बाढ़ की वजह से कई जिलों में जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है और शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट और आसपास के इलाकों में बाढ़ ने कई परिवारों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। कई परिवार अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी संवाददाता सुबीना रॉय ने वहां के हालात का जायजा लेने के लिए शिवसागर के बाढ़ प्रभावित इलाके में भोटियापारा का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से बात की है, आपको दिखाते हैं। 20 दिन हो चुके हैं, जबकि असम में जो बाढ़ की स्थिति है, अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे अभी भी पानी जो है कम नहीं हुआ है। और आज हम यही शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के
एक भुटियापाड़ा विलेज में है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं ये सारे जो गांव के लोग हैं ये अभी भी रेस्क्यू रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी भी जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया कि किस 6 फीट तक जो है अभी भी पानी बरकरार है घर में और कोई भी अभी जा नहीं पाया। ये अभी भी रिलीफ कैंप्स में है। ये जो भाई साहब हैं इन्होंने जो है अपने जो बड़े भाई को खोया है। वो हमारा बड़ा भाई का वो नुकसान हुआ वो पानी के वजह से, क्योंकि हम 20 दिन के वो पानी में डूब रहा है, वो सारा गांव डूब रहा है। हम लोग का घर नहीं है, हम लोग नामघर में है, रास्ता में है। वो बहुत नुकसान हुआ हम लोग का। वो मेरा बड़ा भाई वो मर गया, ये पानी में डूब गया। तो इस गांव में जो है रिलीफ एज फूड आइटम्स मिला है सरकार के तरफ से, लेकिन इन लोगों की जो जरूरत है वो अभी फिलहाल ये है कि इस गांव में भी मेडिकल टीम एक आना चाहिए, प्रॉपर जो है ड्रिंकिंग फैसिलिटीज की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है साफ सुथरा पानी इस मौसम में मिले, ताकि जो है आने वाले समय में किसी तरीके की बीमारी ना फैले। और साथ ही साथ मेडिकल टीम्स भी आए इन सब क्षेत्रों में, ताकि जो है इनको जो है प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, इनको बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्ग को जो है मिले। तो यही है इन सब गांव की, इन लोगों की जो है दरख्वास्त है। तो डीडी के डिब्रूगढ़ टीम के साथ सुबीना रॉय, डीडी न्यूज। और मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने वर्ष 2013 की यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व वित्त हल्का संपादक तरुण तेजपाल को अपनी सहयोगी से रेप का दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की बेंच ने यह सजा सुनाई है। और अदालत ने तेजपाल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 376, 2F, 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया है। सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल ने अदालत से सजा में नरमी की अपील की, जबकि गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिकतम सजा की मांग की है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये मामला एक पूर्व जूनियर सहयोगी के आरोप से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2013 में गोवा में थिंक फेस्ट इवेंट के दौरान इस वरिष्ठ पत्रकार ने होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया था। 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन धाराओं के तहत आखिर तरुण तेजपाल को यह सजा दी गई है। तो आपको बता दें धारा 376 2F के तहत ये सजा दी गई है, जिसमें 10 साल की कठोर कैद प्लस 5 लाख रुपए का जुर्माना इसमें उन्हें भुगतना पड़ेगा। धारा 376 2K जिसमें 10 साल की कठोर कैद होती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 354 धारा जो है उसमें 1 साल की कठोर कैद होती है, साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। धारा 354A के तहत 1 साल की कठोर कैद और जुर्माना होता है। धारा 354B की बात करें तो इसमें 3 साल की कठोर कैद होती है। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये भी आपको बताते हैं किन धाराओं के तहत ये सजा मिली है, ये हमने आपको बताया। अब क्या कुछ पूरा मामला है ये आपको बताते हैं। 18 नवंबर 2013 का ये पूरा मामला है। पीड़िता की प्रबंधन से शिकायत थी। 20 नवंबर 2013 तरुण तेजपाल ने पद छोड़ा और उसके बाद 22 नवंबर 2013 जब गोवा में FIR दर्ज की गई। 30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल गिरफ्तार हुए और 1 जुलाई 2014 को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। साल 2017 ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 21 मई 2021 को ट्रायल कोर्ट से तरुण तेजपाल बरी हो जाते हैं। मई 2021 में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और 16 जुलाई 2026 हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 6 अगस्त 2026 की डेट जब 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो आरोप से लेकर फैसले तक ये तमाम वो घटनाएं हमने आप तक बताई कि किस प्रकार से हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने भी अब सजा सुनाई है। अब तरुण तेजपाल का ये कहना है कि वो इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आगे बढ़ेंगे और मिड प्राइम में बात करेंगे 4 साल पहले शुरू हुए एक अभियान की। हर घर तिरंगा
आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। और इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी ज्यादा खास हो गया है और भी ज्यादा खास तौर से शुरू किया गया है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबर हमारे खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो 15 अगस्त को होने वाले आजादी के जश्न से पहले 9 अगस्त से शुरू हो रहा है हर घर तिरंगा अभियान। पिछले 4 वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने देशवासियों के दिलों में खास जगह बना ली है और इस साल देश वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान खास हो गया है और इस साल हर घर तिरंगा अभियान में कई नई पहल भी की जा रही है। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का नया संचार करने वाला हर घर तिरंगा अभियान हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल में बीते 4 साल में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली है। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में डूबे करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर और पोर्टल पर सेल्फियां अपलोड कर तिरंगे के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। इस वर्ष 9 से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस साल तिरंगे का ये उत्सव और भी खास इसलिए है क्योंकि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में इस साल के आयोजन में कई नई पहलें शुरू की जा रही हैं। अभियान का ऐलान करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रेरणा का ये अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इस साल के अभियान में कई नई चीजें भी की जा रही हैं। इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहा है, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। साल दर साल हर घर तिरंगा अभियान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे में इस वर्ष के आयोजन में भी कई नई मुख्य आकर्षण देखने को मिलेंगे, जिसमें बाइक रैली का भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का बड़े पैमाने पर सामूहिक गायन भी इस बार के हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा होगा। इसके अलावा हर वर्ष हर घर तिरंगा अभियान में सूर्य पथ तिरंगा पहल को भी शुरू किया गया है। इस पहल के तहत दुनिया के विभिन्न देशों में पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती सूर्य की रोशनी के साथ तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जाएगा। इस पहल को एक तरफ की प्रतीकात्मक ग्लोबल तिरंगा रिले कहा जा सकता है। सूर्य के उदय की गति के साथ साथ में उदय होने के क्रम के साथ पूरे दुनिया में तिरंगा एक साथ फहराया जाए, इस दृष्टिकोण से सूर्य पथ तिरंगा इसकी कल्पना की गई। और मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही कार्यक्रम न केवल भारत में अपितु पूरे दुनिया में भारतीयों के बीच में और भारत के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखने वाले विदेशियों के बीच में भी एक असीम ऊर्जा का जो है सृजन करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई ये पहल आज राष्ट्रभक्ति के प्रति अपनी भावना प्रकट करने का बेहतरीन माध्यम बन चुकी है। साथ ही इस अभियान में देखने को मिली जानकारी भी राष्ट्रीय उत्सव की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी है। दिल्ली से डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीटी न्यूज। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।